नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज थी जीके बुक वाइज सीरीज, और सबसे पहले हम एनसीईआरटी सार संग्रह को कवर कर रहे थे। अभी तक हमने इस सीरीज में जो आधुनिक भारत है उसके नोट्स को पूरा कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हमारी जो सीरीज थी जिसमें हम भूगोल के एनसीईआरटी सार संग्रह के नोट्स कवर कर रहे थे उसको हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा इस सीरीज का तीसरा भाग होगा। इससे पहले हम ज्योग्राफी के 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का हमारा, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? यानी कि रत्नाकर नाम किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है हिंद महासागर को। पूछा जा सकता है कि जो भारत का जो प्राचीन ऐतिहासिक भूगोल है उसमें हिंद महासागर को क्या कहा गया है? तो रत्नाकर कहा गया है। ठीक है, और देखिए इस सीरीज के अंदर हम पूरी जो एनसीईआरटी सार संग्रह आता है उसके नोट्स को क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करते हैं, तो आपको यहां से पूरी बुक आपकी कवर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो समुद्री तट है उस साइड का, उस पूरे को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, जैसे ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, इधर से आपका जो ये तट आता है, इधर वाला तट अरब सागर की तरफ वाला तट, बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला तट, ये आपका कोरोमंडल तट होता है। ठीक है, यहीं पर आपका पहले आंध्र प्रदेश लगता है, इधर आपका तमिलनाडु लगता है, तो वही यहां पे प्रश्न है। तो इस समुद्री तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक, एक और चीज आपको याद रखनी है, जब हम भारत के समुद्री तट की बात करते हैं, इधर हमने कोरोमंडल तट देख लिया, यहां से आपके पूरे तट को कुछ भागों में बांटा होता है। जैसे यहां से आपका गुजरात से लेकर गोवा तक, इस तट को हम कोंकण तट कहते हैं। और यह पेपर में पूछा गया है कि गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? उसे हम कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, वहां से आगे कर्नाटक तक कैनरा तट कहा जाता है, और उसके आगे कर्नाटक के आगे केरल तक और तमिलनाडु तक पूरा का पूरा यहां से लेकर आपका जो यहां तक पूरा मिलता है, इसी को मालाबार तट कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तट हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखिए कन्याकुमारी को प्राचीन काल में पहले केप कैमोरीन के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है, आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कन्याकुमारी की बात करें तो जो भारत की मुख्य भूमि है उसका अंतिम बिंदु है कन्याकुमारी। ठीक है, अगर हम भारत की जो मुख्य भूमि है उसके दक्षिणतम बिंदु की बात करें, दक्षिण में सबसे अंतिम बिंदु, तो वो है कन्याकुमारी। किस राज्य में पड़ता है? तो ये पूछा जा सकता है। कन्याकुमारी आपके तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, और ओवरऑल अगर हम भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो आप जानते हैं वो इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो आप कन्याकुमारी ही आंसर करेंगे। चलिए किस राज्य में है? तो यह आपके तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सही आंसर है सैडल पीक। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वोच्च चोटी अंडमान निकोबार की कौन सी है? वो है सैडल पीक। अब प्रश्न बनता है सैडल पीक एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है? यह क्वेश्चन भी एक पेपर में बन चुका है। तो जो आपकी सैडल पीक है ये आपके उत्तरी अंडमान में आता है। ठीक है, कौन से अंडमान में है? उत्तरी अंडमान में पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है एग्जैक्ट लोकेशन। एक पेपर में जब ये प्रश्न पूछा गया, ऑप्शन दिए गए थे उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ग्रेट निकोबार, छोटा निकोबार, इस तरीके के ऑप्शन दिए गए थे। तो आपको एग्जैक्ट भी याद रखना है। ठीक है, उत्तरी अंडमान में है। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, तो वो है पोर्ट ब्लेयर। आप सभी जानते हैं ये कहां पड़ती है? तो ये आपके दक्षिणी अंडमान में पड़ती है। ठीक है, तो राजधानी दक्षिणी अंडमान में है, सर्वोच्च चोटी सैडल पीक आपके उत्तरी अंडमान में है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है? देखिए भारत के अंदर जो 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, तो इन दोनों के आपको याद रखने हैं। देखिए ये आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गया, इधर आपका जो पूरा सागर है ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके इस साइड पड़ता है, तो इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, और यहां पर आपका लक्षद्वीप पड़ता है, तो लक्षद्वीप आपके अरब सागर में है, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल को किन दो द्वीपों को पृथक करता है। तो जो 10 डिग्री चैनल है ये आपके अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। बैरन द्वीप कहां अवस्थित है। तो देखिए बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, बैरन, और ये आपके बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। चलिए, और कहां पर है, अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो निकोबार द्वीप समूह जहां पर है वहीं पर है आपका बैरन, ठीक है। राम सेतु कहां से प्रारंभ होता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सार संग्रह का पूछा जा सकता है। देखिए राम सेतु आपके धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। अब धनुषकोडी आपके किस राज्य में पड़ता है पूछा जा सकता है। तो धनुषकोडी आपके जो है तमिलनाडु वहां पर पड़ता है, ठीक है। देखिए जो सैटेलाइट की तस्वीरें हैं उसमें यह दिखाया है, उसमें यह आता है सैटेलाइट की तस्वीरों में तमिलनाडु के धनुषकोडी से और श्रीलंका का एक जो क्षेत्र है जाफना, इनके बीच में एक छोटी सी पतली सी द्वीपों की एक रेखा है, ठीक है, उसी को राम सेतु कहा जाता है। कहां से कहां तक है, धनुषकोडी से जाफना तक, ठीक है। धनुषकोडी आपके तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है। तो प्रवाल निर्मित द्वीप समूह है आपका लक्षद्वीप, और कहां स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में पंबन द्वीप आता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली खाड़ी कौन सी है, तो आपने पढ़ी होगी मन्नार की खाड़ी, ठीक है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ती है, इसी खाड़ी में स्थित है पंबन द्वीप, ठीक है। तो डायरेक्टली भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, तो यह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई, ठीक है, और मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। 7 टापुओं का नगर किसको कहते हैं, मुंबई को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बुर्जिल और बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। देखिए जो बुर्जिल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, ये आपके पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। दोनों के अगर पूछेगा कौन से राज्य में है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं दोनों दर्रे। नेक्स्ट है हमारा सतलज और सिंधु नदी के मध्य हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए सतलज और सिंधु नदी का जो बीच का हिमालय है उसे हम पंजाब हिमालय या कहीं पर कश्मीर हिमालय भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो सतलज और सिंधु इनके बीच के हिमालय को हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। अगर बात करें सतलज और काली नदी के बीच तो उसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं, ठीक है। काली और तिस्ता नदी की बात करें तो उसके बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है, और तिस्ता और दिहांग नदी की बात करें तो इसके बीच के हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। तो देखिए किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक है आपका अक्षांशीय अवस्थिति, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जलवायु को निर्धारित करने वाले, नियंत्रित करने वाले जो आपके कुछ प्रमुख कारक हैं उनको एक शब्द बनता है लैंड फॉर्म्स, ठीक है। तो लैंड फॉर्म से उसे बनाया गया है जिससे आप उन कारकों को याद रख सकते हैं। सबसे पहला आता है एल यानी कि लैटिट्यूड, जो हमने अभी ऊपर बात करी अक्षांश, ठीक है। इसके बाद आता है ए यानी कि एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, ठीक है। एन आता है यानी कि नियरनेस फ्रॉम सी यानी कि समुद्र से निकटता, ये आपको याद रखना है। डी आता है पवन की दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ विंड, तो ये आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे तो आपको कारक पूछे जा सकते हैं। यहां पे आंसर अक्षांशीय विस्तृति था, अगली बार हो सकता है आपको ऊंचाई दे दे, समुद्र से निकटता दे दे, पवनों का रुख दे दे। एफ का अर्थ होता है फॉरेस्ट,
फॉरेस्ट भी डिपेंड करता है, फॉरेस्ट भी निर्धारित करता है किसी क्षेत्र की जलवायु को। ओ का अर्थ होता है ओशियन करंट यानी कि समुद्री जलधाराएं, ठीक है। आर का जो अर्थ होता है ये होता है रेनफॉल, ठीक है। और एम का जो अर्थ होता है ये माउंटेन्स होता है, लैंड फॉर्म्स होता है, ठीक है। एस भी होता है जिसका अर्थ होता है सॉइल। तो ये कुछ प्रमुख कारक होते हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करते हैं। जल्दी से क्विक रिवीजन देख लेते हैं। एल यानी लैटिट्यूड का, ठीक है। ए यानी एल्टीट्यूड ऊंचाई, एन यानी नियरनेस फ्रॉम सी यानी कि समुद्र से निकटता, डी यानी डायरेक्शन ऑफ विंड यानी कि पवनों का दिशा है वो, एफ यानी फॉरेस्ट, ओ यानी आपका ओशियन करंट समुद्री जलधाराएं, आर यानी रेनफॉल, एम से माउंटेन, एस से सॉइल। तो लैंडफॉर्म ये शब्द आपको याद रखना है, ये कारक होते हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है। तो भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है, तो ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा किसके कारण होती है। तमिलनाडु के अंदर जो शरदकालीन वर्षा होती है यह उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है और ये क्वेश्चन हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है शरदकालीन वर्षा जो तमिलनाडु में किसके कारण होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, ठीक है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है पूरे भारत में जिसके कारण सबसे ज्यादा वर्षा होती है, उस मानसून के कारण तमिलनाडु में कम वर्षा होती है, ठीक है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा होती है जो कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यह क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत में जो जलवायु है यहां उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। तो अभी हमने ऊपर बताया कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है इसी के कारण भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। लेकिन इस मानसून के कारण तमिलनाडु में कम वर्षा होती है, वहां पे उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है, ठीक है। यह जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है जब ये भारत में एंटर करता है, केरल से ये एंटर करता है, तो आगे जाकर यह दो शाखाओं में बट जाता है, ठीक है। एक अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अगर आपको पूछे इन दोनों शाखाओं में ज्यादा शक्तिशाली कौन है तो अरब सागर की शाखा ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। ओवरऑल देखें तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। चलिए, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु में जो पवनें चलती हैं पश्चिम बंगाल में, असम में, इन पवनों को काल बैसाखी कहा जाता है बंगाल में, चाय वर्षा कहा जाता है असम में। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। देखिए होता क्या है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे हवाएं चलती हैं, ठीक है, उनके कारण बारिश होती है, तो इन हवाओं को अलग अलग जगहों पे अलग अलग कहा जाता है। अब क्या क्या नाम है वो आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। यहां प्रश्न ऐसा ही रहेगा, ठीक है, कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। आगे नाम बदल देगा। यहां पे पश्चिम बंगाल था तो आप बताएंगे काल बैसाखी, असम होता आप बताएंगे चाय वर्षा। इन्हीं पवनों को पूरे, अगर हम पूर्वी भारत की बात करें, ठीक है, पूर्वी भारत में इन पवनों को नॉर्वेस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूर्वी भारत में इन पवनों को हम नॉर्वेस्टर कहते हैं। इसके अलावा कर्नाटक में हम इन पवनों को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, ठीक है, कर्नाटक में इनको चेरी ब्लॉसम कहते हैं। इसके अलावा कॉफी वर्षा भी इसी को कहा जाता है। असम में चाय वर्षा, कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा के नाम से जानते हैं और केरल में इसे आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं, मैंगो शावर्स जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो यही वो पवन है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, तो आपको सारे नाम याद रखने हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल में इन पवनों को काल बैसाखी कहते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में चलते हैं, असम में चाय वर्षा, कर्नाटक में कॉफी वर्षा, इसके अलावा कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं,
केरल में आम्र वर्षा कहते हैं, और पूर्वी भारत की बात करें तो वहां पे इनको नॉर्वेस्टर कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर देना और इसको जरूर नोट करना, ये सारे नामों को नोट करना। चलिए, कॉफी वर्षा और चेरी ब्लॉसम का संबंध किससे है? वही प्रश्न है, थोड़ा सा घुमाकर है, ठीक है। तो कॉफी वर्षा, चेरी ब्लॉसम ग्रीष्म ऋतु में जो पवनें चलती हैं कि खत्म होते ही तुरंत, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून की जो बौछार होती है उन्हीं को कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। कहां पर? कर्नाटक में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दी है। नेक्स्ट है हमारा, आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, ये भी वही प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया। आम्र वर्षा बोले, काल वैसाखी पूछे आपको, अचाई वर्षा पूछे, कॉफी वर्षा पूछे, सब एक ही प्रकार की वन है, हवाएं हैं। और आम्र वर्षा इसे हम केरल में संबंधित है, ठीक है। जो मैंगो शावर्स हैं, उन पवनों के कारण जो बारिश होती है केरल में, उसी बारिश को आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आम की जो फसल है उसके लिए काफी ज्यादा लाभदायक होती है, ठीक है, आमों के लिए लाभदायक होती है। तो इस वर्षा को जो उन पवनों के कारण होती है उसे हम आम्र वर्षा कहते हैं केरल में, ठीक है। असम में चाय के लिए लाभदायक होती है वो वर्षा, तो वहां पे चाय वर्षा कहते हैं। कर्नाटक में कॉफी के लिए लाभदायक होती है तो उसे कॉफी वर्षा कहते हैं। यही सारे इसके अन्य नाम हैं, ठीक है। एक ही नाम है लेकिन अलग अलग टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, और सबसे ज्यादा वर्षा की बात करें तो वो मासिन राम में होती है, ठीक है। पहले चेरापूंजी में होती थी लेकिन अब भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राम में होती है। चेरापूंजी भी मेघालय में था, मासिन राम भी मेघालय में है, राज्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया या कितने वर्गों में विभाजित किया? तो देखिए, किसने विभाजित किया? कोपेन ने। कब किया? 1918 में। और कितने वर्गों में किया? तो 5 वर्गों में कोपेन ने 1918 में पूरे विश्व की जलवायु को विभाजित किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो भारत में देखिए, सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो इसी मानसून से होती है। यह मैं आपको दूसरी बार बताता हूं, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून, इसका जो सामान्य टाइम पीरियड होता है ये जून से सितंबर के बीच का होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है। इंपॉर्टेंट है और आसान प्रश्न है लेकिन ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो देखिए, अभी हमने बात करी जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये आपका जून से सितंबर तक होता है, ठीक है। लेकिन उस मानसून से तमिलनाडु में ज्यादा बारिश नहीं होती। तमिलनाडु में जो ज्यादा बारिश होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, और जो यहाँ का सामान्य मानसून के महीने हैं तमिलनाडु के, वो नवंबर से दिसंबर तक है, ठीक है। अक्टूबर से शुरू हो जाता है लेकिन सामान्य महीनों की बात करें तो नवंबर दिसंबर में यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन स्पेशली पूछा जाता है कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है, ठीक है, इसीलिए पूछा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? वही प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाकर है। पहले पूछा किस कारण से तमिलनाडु में वर्षा होती है, हमने बताया उत्तर पूर्वी मानसून। अब पूछ रहा है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एक पूरी थ्योरी आपने अच्छे से समझी होगी, तो वो किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन घुमा के दे आप उसका आंसर टिक कर जाएंगे। तो मैं पूरी कोशिश यही कर रहा हूं कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ज्योग्राफी है तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैप के थ्रू भी, जब मैंने बनाया भी थोड़ा सा मैप, कोशिश करी कि आपको बता सकूं कि इधर वाले को हम जो हमारा कोरोमंडल तट है, इधर आपका मालाबार तट है, पूरी कोशिश करता हूं कि हर क्वेश्चन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो आई होप अब आपका ये वाला जो पॉइंट है तमिलनाडु की वर्षा वाला, दक्षिण पश्चिम मानसून वाला, बंगाल की खाड़ी वाला, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में
सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो दैनिक तापांतर पाया जाता है यह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा पेपर में जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसके अंदर हम ज्योग्राफी के नोट्स को कवर कर रहे थे। उसका हमने पार्ट तीसरा देखा और आज के इस वीडियो में भी हमने काफी सारे प्रश्नों को कवर किया। उनको हमने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करके कोशिश करी कि आपको अच्छे से उनको समझा सके और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही अन्य इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए और जो हमारा आधुनिक भारत की पूरी सीरीज है उसको वॉच करने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।